हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब करियर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी लेक्चर कैडर मैथ्स की पीवाईक्यू की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम कुछ आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। आज मैं आपके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन लेकर आई हूं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारा सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, the reversed effective forces at each point of the system and the external forces on the system are in equilibrium is। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है? हैमिल्टन प्रिंसिपल कहता है, डीएल-एम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है, या प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन कहता है, या एल हॉपिटल रूल है? देखो, जो रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस किसी भी पॉइंट पे हमने चेक करनी है, और जो एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं किसी भी सिस्टम पे, इसकी बात करता है डीएल-एम्बर्ट प्रिंसिपल। डीएल-एम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं प्लस इनर्शियल फोर्सेस कौन सी होती हैं? इट इज सेम एज रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्सेस। ठीक है, उनका जो सम है वो जीरो के इक्वल आता है, मतलब कि ये किस में होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। तो ऐसा हमारा डीएल-एम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट पी और not Q is false। ठीक है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स किस केस में होता है? अगर दोनों फॉल्स हो। ठीक है, अगर ये दोनों फॉल्स हो तभी ये फॉल्स होता है। मीन्स P को भी फॉल्स होना पड़ेगा एंड नॉट Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा। या फिर आप, अगर आपको ऐसे नहीं पता कि ये दोनों कैसे फॉल्स हो, तो आप इसके ट्रुथ टेबल से भी देख सकते हो। ठीक है, जो ट्रुथ टेबल हम बनाते हैं उससे बना सकते हो और चेक कर सकते हो कि फॉल्स किस किस केस में आएगा और ट्रू किस केस में आएगा। 1 ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा और 0 फॉल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नॉट क्यू फॉल्स का मतलब क्या होता है कि क्यू ट्रू है। सो कौन सी ऑप्शन है जिसमें P फॉल्स है और Q ट्रू है? P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B यहाँ पे हमारे पास सही आंसर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोपोजिशन डिफाइंड बाय दिस इज इक्वल टू। फिर से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ट्रुथ टेबल बना लेना है। अगर डायरेक्ट नहीं पता तो क्या बना लो? ट्रुथ टेबल बना लो। अब जैसे P Q, फिर P एंड Q निकाल लेंगे, फिर P और P एंड Q। ठीक है, फटाफट से हमारा ट्रुथ टेबल बन जाता है। 1 0 0 1 1 1 सारी पॉसिबिलिटी ले ली। P एंड Q में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आया, और में हम प्लस कर देंगे। प्लस किसे करेंगे? P को और इस चीज को, इन दोनों को। 1 0 1 और 1 1 ही होता है। ठीक है, अब चेक करो ये किसके सिमिलर है। ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो ये चीज और ये चीज आपस में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो है ये P के इक्वल है? चेक करो एक बार, क्या ये कह सकते हैं यहां से कि ये P के इक्वल है? यस, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बस क्या किया? ट्रुथ टेबल बनाना आना चाहिए, और में प्लस होता है एंड में मल्टीप्लाई होता है, ये पता होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
the number of lines which are equally inclined to the coordinate axis is। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझना। वैसे तो इसका आंसर डायरेक्टली भी बच्चों को पता होता है कि इसका आंसर 4 होता है, ठीक है, बट कैसे होता है 4, लेट्स सी। नंबर ऑफ लाइंस विच आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब कि जो इसकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वल होगी। अब अल्फा बीटा गामा एक्चुअल में है क्या यहाँ पे, ये डायरेक्शन एंगल्स है, ठीक है, क्या है ये, डायरेक्शन एंगल्स है। आपको एक ये प्रॉपर्टी पता होगी कोसाइन की, है ना, जब अल्फा बीटा गामा इक्वल आ जाए तो अल्फा कोई भी एक, चाहे बीटा पुट कर दो चाहे गामा पुट कर दो, कोई भी एक पुट कर दो, 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3। अब अगर ध्यान से देखो आप, हमारे पास 3 तरह के एंगल थे, ठीक है, जो हमारी नंबर ऑफ लाइंस विच आर इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड है वो, ठीक है, उनके डायरेक्शन एंगल्स को हमने इक्वल लिया, ये पता था हमें, इसमें पुट किया, cos अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1/√3 आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन गई, 2 ये हैं, 3 हमारे पास क्या है, एंगल्स है, तो 8 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर ऐसे नहीं पता चला 8 कैसे बनी है, एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लो पहले मैंने ये पॉजिटिव वाला ले लिया, फिर +1, अगला भी कॉस जो बीटा की वैल्यू है वो भी 1/√3 पॉजिटिव में ले ली, अगली भी पॉजिटिव में ले ली, अगली ये पॉजिटिव ले ली, ये नेगेटिव ले ली, ये नेगेटिव ले ली, ये पॉजिटिव ले ली, ये नेगेटिव ले ली, ठीक है। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये 8 पॉसिबिलिटीज बनी। अगर ऐसे नहीं पता चला तो ऐसे देख लो इस चीज को, बट अब हमारे पास तो आंसर 8 बना, बट 8 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या ये अगर प्लस 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 है, इन्हें मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये और वो माइनस 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 एक तरह से सेम नहीं हो जाएंगे, सिमिलरली हर एक की किसी ना किसी की, ये सेट ए ले लो, ये सेट बी ले लो, हर एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी किसी ना किसी सेट बी से कॉरेस्पॉन्डेंस है ड्यू टू इट्स साइन। तो क्या हो जाएगा, दोनों सेट में से एक ही सेट को एक बार में हम कंसीडर करेंगे। सो 8/2 इज 4, सो 4 क्या आ गया हमारे पास, सही ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लेना, वैसे तो डायरेक्ट भी याद हो जाएगा आपको कि इसका आंसर 4 ही होता है, बट अगर नहीं पता कैसे होता है तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि इस तरह से होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider an infinite geometric series with first term a and common ratio r. If the sum is 4 and the second term is 3/4. Infinite कोई geometric series है, ठीक है, a r स्क्वायर ले लो आप, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो r, सम इज 4, इनफाइनाइट सीरीज का सम इज 4, ओके, एंड द सेकेंड टर्म इज 3/4, सेकेंड टर्म इज 3/4। जल्दी से आंसर निकालो, इसको क्या करो, बस सॉल्व कर दो, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3/4r, 1 - r equals 4, 3 equals 16r, 1 - r, 3 equals 16r - 16r का स्क्वायर। इसके बाद इसको सॉल्व करो इक्वेशन को फटाफट से, 16r स्क्वायर - 16r + 3 = 0, यही बनेगा। r की वैल्यू चेक करो क्या आएगी,
एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा। चेक कर लेना आप कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो r की एक वैल्यू आएगी 3/4 और दूसरी वैल्यू आएगी 1/4। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, सिंपल, इसको सॉल्व करके देख लेना क्या बन रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका। इसमें क्या पता होना चाहिए था सिर्फ हमें कि एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सम। ठीक है, अगर ये ही नहीं पता था तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी इजी क्वेश्चन हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is thrown vertically upwards from the top of a tower 64 meters high. According to the law, यहाँ पे S लिख लो, S equals this. The greatest height above the ground is. एक स्टोन को फेंका गया, टावर है, इसकी टॉप से, टावर जो है वो 64 मीटर्स हाई है, एक स्टोन को फेंका गया इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड इज। तो जब स्टोन टॉप पे होगा, ठीक है, तो कितनी हाइट होगी। अगर आप ऑप्शंस को देखो ना, 64 मीटर से तो ऊपर ही फेंका है, तो ये तो होगा नहीं। 32 मीटर्स तो नीचे है, नीचे थोड़ी ऐसे चले जाएगा, हाइट पूछी है ना उन्होंने, 48 भी इससे कम हो गया। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था सिर्फ। ठीक है, 100 मीटर एक ही वैल्यू है ऑप्शन में जो 64 से बड़ी है, तो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं थी, इसमें कुछ नहीं सॉल्व करना था। बट अगर फिर भी मान लेते हैं कुछ ऑप्शंस यहाँ पे 164, 132 कुछ और दे रखी हूँ, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कॉमन सेंस ही चाहिए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ध्यान से देखो, S इक्वल्स है 48t माइनस 16t स्क्वायर। जब भी हाइट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट ऐसी बात की जाए, डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, और इसको 0 के इक्वल पुट करके t की वैल्यू निकालो, कितनी आई है, थ्री बाई टू। और इस 3/2 को किधर पुट कर दो, इस S में पुट करो, S में इस 3/2 को पुट करो। कैलकुलेशंस हैं सिर्फ, देखो यही आया है 36। ठीक है, अब 64 इसकी हाइट है, स्टोन ऊपर 36 फेंका, तो हाइट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड ये रहा, इन दोनों को ऐड करो, क्या आ गया, 100 आ गया, 100 मीटर आंसर। आना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो ना क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन जरूर रीड करनी है। ठीक है, अगर हमें ऑप्शंस रीड कर लेना, आधा क्वेश्चन तो हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत कौन सी है। ठीक है, सेट क्यू ऑफ रैशनल इज नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट, ये तो सही है। क्यू लैक्स कंप्लीटनेस, क्यू लैक्स कंप्लीटनेस, वी नो, इसके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती। The set R of a real number is Archimedean ordered field. R हर तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, ये सही है। The set N of natural numbers is an ordered field. ये फील्ड कैसे हो सकती है, इसका ना तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ये बात हमारी इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ रियल नंबर व्हिच इज बाउंडेड बिलो हैज इंफिनिमम,
ये तो स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल, ठीक है, कि जो बाउंडेड बिलो होगा उसका इन्फीमम होगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक साइड दे दिया, बी साइड दे दिया और ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पूछा। नॉन जीरो रियल नंबर्स, यहाँ पे एक्स रियल नंबर्स है, ठीक है, ओवरऑल जो आपका एक्स है वो रियल्स है। और ए और बी की इंटरसेक्शन पूछी है, तो ए में किस तरह के एलिमेंट है, y इक्वल्स 1/x टाइप के, और बी में किस तरह के एलिमेंट है, -x टाइप के। तो अगर ये इंटरसेक्शन बी पूछी है तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो x स्क्वायर इक्वल्स -1। क्या x कभी भी रियल होगा, नहीं होगा, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, एम्प्टी। इसकी इंटरसेक्शन हम निकाल ही नहीं सकते, सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स 5 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो ये सिंपल सेट थ्योरी से क्वेश्चन था आपका। आगे देखो, इफ n components functioning independently are connected in parallel। ये फिजिक्स में भी हमने पढ़ा कि पैरेलल में कनेक्ट होने का क्या मतलब होता है, कि एक दूसरे पे ये डिपेंड नहीं है, ठीक है। अगर एक भी कंपोनेंट काम करे तो सिस्टम काम कर ही जा रहा है हमारा। हमारे पास n कंपोनेंट्स हैं जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे हैं पैरेलल में। इफ द ith कंपोनेंट हैज रिलायबिलिटी pi, रिलायबिलिटी ith कंपोनेंट की क्या है, pi। रिलायबिलिटी पूछी है इंटायर सिस्टम की, ठीक है। इंटायर सिस्टम की रिलायबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की पूरे का पूरा सिस्टम फेल कर जाए। अब ith कंपोनेंट की फेल करने की क्या होगी, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ith कंपोनेंट फेल कर जाए, उसे हम qi से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 1 माइनस पी आई। रिलायबिलिटी की ith कंपोनेंट काम कर रहा है, दैट इज पी आई, तो फेल होने की ये हो जाएगी। एफ n कंपोनेंट्स फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो हमें प्रोबेबिलिटी में पता है कि सिस्टम फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या निकलेगी, प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस पी आई, और n टोटल n है कंपोनेंट, सो आई वांट टू आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, सो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस, फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 माइनस दिस। कौन सी ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्वेश्चन को एक बार चेक कर लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। सिर्फ आपको बेसिक पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी ऐसे होगी। अगर आपको नहीं भी पता थे इसके फॉर्मूलाज, फिर भी हम इसको गेस कर सकते हैं इजीली, ठीक है, कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। उसके बाद ith कंपोनेंट फेल कैसे होगा, तो मतलब अगर हम बेसिक अपनी प्रोबेबिलिटी भी लगाएं तो हम इस तक अप्रोच कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ए के पास m एलिमेंट है और b के पास n एलिमेंट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसके इक्वल है इज 56 मोर देन, ये जो है ये 56 मोर देन है total number of subsets of the set B। एक्चुअली दोबारा रीड करते हैं हम इसे, इट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट इज 56 मोर देन, इज आ गया ना, तो ये यहाँ पे इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल टू आएगा इज 56 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट बी। अब m और n की वैल्यू निकाल लो, ये बना। अब यहाँ पे देखो 5 और 1 पुट करोगे तो वो बहुत छोटा बन जाएगा, 8 और 7
बहुत बड़ा हो गया, पहले अगली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सी ऑप्शन देखो, ये सॉल्व करो, 64 माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है, 64 माइनस 8 आ गया और ये 56 आ जाएगा। सो 6,3 जो है वो हमारा राइट आंसर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, ऑप्शंस पुट करके जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना कि कोई दो वेरिएबल्स हो और उन्हें निकालना है, तो ऑप्शंस पुट करके देख लो, फटाफट से क्वेश्चन इजीली हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ ए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, बिना रिप्लेसमेंट के प्रोबेबिलिटी बतानी है सैंपल ऑफ साइज n टू सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ साइज कैपिटल N, कैपिटल N से स्मॉल n सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, कैपिटल N से स्मॉल n चूज हुआ, प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो इसका आंसर होगा 1/NCN, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सी है ये? ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि सैंपल ऑफ साइज n टू सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑफ साइज n, ठीक है। अगर हम n बाई n ऑप्शन देखें तो ये इंक्लूसिव प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है, पर्टिकुलरली पूरे सिस्टम की नहीं बताता ये, ठीक है, पूरे सिस्टम से चूज करना है, हम NCN लेके चलेंगे, तो 1/NCN जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिग्रेशन एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन ऑफ स्टडी वेरिएबल इज यूजुअली बेटर देन सिंपल मीन पर यूनिट एस्टिमेटर इफ कोरिलेशन बिटवीन स्टडी वेरिएबल एंड ऑक्सिलरी वेरिएबल इज। जो रिग्रेशन एस्टिमेटर होता है ना, ये बेस्ट वर्क करता है जब भी हमारे पास या तो जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ऑप्शन सी, ठीक है। रेशियो एस्टिमेटर पॉजिटिव पे काम करता है, तो इस तरह से सभी अलग अलग एस्टिमेटर्स होते हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी खासियत होती है कि वो किसके लिए बेस्ट यूज होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, ओके। इसमें आप ये भी लिख लो, एस्टिमेटर, और तीसरा है आपके पास रिग्रेशन एस्टिमेटर। जो रेशियो एस्टिमेटर है इट वर्क्स बेस्ट फॉर when correlation is either negative or positive, ठीक है। इसमें कोरिलेशन, एक मिनट, ये रेशियो एस्टिमेटर था तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा सिर्फ when correlation is positive. Product estimator works for when correlation is negative. Regression estimator works for when correlation is either positive or negative, ठीक है। इसे मैजिक बॉक्स बना के लिख लो, काम आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में और भी, कि ये कब कब काम आते हैं हमारे पास, रेशियो और कौन सा रिग्रेशन एस्टिमेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन a randomized complete block design with m treatments, the number of treatments in any block is, ठीक है, कंप्लीट है ना, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन में अगर m ट्रीटमेंट्स है तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स इन एनी ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक में कितने ट्रीटमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली
जितने टोटल ट्रीटमेंट है हर ब्लॉक में भी उतने ट्रीटमेंट्स होंगे, क्योंकि ये क्या है, कंप्लीट है। दिया गया क्वेश्चन में कि ये क्या है, कंप्लीट है। हर ब्लॉक में एम ट्रीटमेंट्स होंगे स्टूडेंट, हर ब्लॉक एम ट्रीटमेंट से रिप्रेजेंट हो, हर ब्लॉक के पास एम ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर एम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर अ बैलेंस्ड इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन विथ पैरामीटर्स दिस वी हैव। अब जब भी हम बैलेंस देखते हैं ना, हम कहते हैं के वी के इक्वल होगा, बट हम ये देखना भूल जाते हैं कि उन्होंने हमें इनकम्प्लीट ब्लॉक डिजाइन पूछा है। कंप्लीट होता तो नो डाउट आंसर के इक्वल्स वी होता, इनकम्प्लीट में आंसर ये है के लेस देन वी। हर ब्लॉक में पूरे पैरामीटर्स नहीं होंगे, कम होंगे, ठीक है। सो इसका आंसर क्या था, के लेस देन वी। ये आंसर है इसका, चेक कर लो एक बार। Each block doesn't contain all treatments, इस केस का रीजन है, ठीक है। ये लो, कोई डाउट इस चीज में? ओके, सो आज का हमारा सेशन खत्म होता है इसी के साथ। हमने ऑलमोस्ट सभी PYQs डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी थोड़े रहते होंगे तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मेजर हमारे यही PYQs थे। तो इसी के साथ हम फिर सेशन को ख़त्म करते हैं। और अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए निम्बस करियर्स ऐप को, या फिर हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट पे कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।